फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की ह्यून जू को सोते हुए देखते हैं। जब वह गहरी नींद में होती है तो कोई अचानक उसकी चादर खींच लेता है जिससे वह जाग जाती है। जैसे ही वह उठकर देखती है कि क्या हो रहा है, कोई उसके बाल पकड़कर उसे फिर से बिस्तर पर फेंक देता है। ये देखने पर पता चलता है कि ऐसा करने वाला उसका अपना पिता है। ह्यून जू डर और हैरानी में पूछती है, आप क्या कर रहे हैं? लेकिन उसके पिता कोई जवाब नहीं देते। इसके बजाय वह अजीब तरीके से उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, देखो मेरी छोटी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। अपने पिता के मुंह से यह सुनकर ह्यून जू बहुत डर जाती है और रोने लगती है। उसके पिता धीरे धीरे उसके बालों से उसके चेहरे तक हाथ बढ़ाते हैं, जिससे वह और ज्यादा घबरा जाती है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। फिर अचानक उसके पिता कमरे से बाहर चले जाते हैं। अगले दिन जब ह्यून जू की माँ खाना बना रही होती है, ह्यून जू इस बारे में सोच रही होती है कि उसे अपनी माँ को पिछली रात की घटना के बारे में बताना चाहिए या नहीं। उसी समय उसकी बहन का बेटा सोनवू अपने कमरे से नीचे आता है और फिर उसका भाई भी नाश्ते के लिए शामिल हो जाता है। तभी उसके पिता भी वहां आते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यह देखकर ह्यून जू सोचने लगती है, कल रात वह मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे और अब ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सोचकर वह अचानक उठती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आती है और गुस्से में खाना टेबल पर पटक देती है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। फिर वह ऐसे खाने लगती है जैसे उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। उसका अजीब व्यवहार देखकर बच्चे डर जाते हैं और बेटा तो खाना तक थूक देता है, ये कहते हुए कि इसमें बहुत ज्यादा नमक है। लेकिन तभी उनकी माँ वही खाना उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। फिर वह अपने बेटे से कहती है, जो बनाया है वह खाओ। लेकिन जब वह मना कर देता है तो वह अपने पिता की तरफ देखता है। उसके पिता कहते हैं, अगर खाना नहीं है तो मत खाओ। यह सुनकर उनकी माँ गुस्से से अपने पति को घूरती है और गुस्से में प्लेटें जमीन पर फेंक देती है, जिससे बच्चे डर जाते हैं। फिर वह चिल्लाकर कहती है, जो भी मैं बनाती हूँ उसे चुपचाप खा लिया करो। यह सुनकर उसका बेटा डर के मारे रोने लगता है। लेकिन असली सवाल यह है कि उनके साथ हो क्या रहा है। जब से वे इस नए घर में आए हैं तब से अजीब घटनाएं हो रही हैं। ह्यून जू का पिता हर रात उसके कमरे में जाता है और अजीब व्यवहार करता है। फिर एक दिन जब सोनवू नहा रही होती है तो कोई उसके पास खड़ा होता है। जब वह आईने को साफ करती है तो उसकी बहन अचानक उसे डरा देती है, जिससे वह घबरा जाती है। इसके बाद वे दोनों अपने कमरे में जाते हैं और ह्यून जू अपनी बहन से सब कुछ बता देती है। वह कहती है कि उसके पिता हर रात उसके कमरे में आते हैं और बहुत अजीब हरकतें करते हैं। यह सुनकर सोनवू चौंक जाती है कि उसके पिता ऐसा कर सकते हैं। तभी अचानक उनके पिता वहां आ जाते हैं और उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। गुस्से में वह एक चाकू उठा लेते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोनवू उन्हें धक्का दे देती है। वह और उसकी बहन तुरंत वहां से भाग जाती है। लेकिन अचानक उनके पिता फिर से उनके सामने आ खड़े होते हैं और सोनवू के बाल पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हैं। गिरने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। इधर ह्यून जू डर के मारे वहां से भाग जाती है और एक कोने में छिप जाती है। इस बीच उनके पिता हथौड़ा लेकर उसे ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ सोनवू को होश आ जाता है और वह अपनी बहन को ढूंढने लगती है। लेकिन जैसे ही वह पलटती है, वह देखती है कि उनके पिता हथौड़ा लिए उसके सामने खड़े हैं और हमला करने ही वाले हैं। तभी ह्यून जू जोर से चिल्लाती है, जिससे उनके पिता रुक जाते हैं। ह्यून जू उन्हें एक बैट से जोर से मारती है, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं होता। इसके बजाय गुस्से में वह उस पर हथौड़े से हमला करने लगते हैं। तभी अचानक उनके असली पिता नीचे से ऊपर आते हैं। यह देखकर नकली पिता अपना हथौड़ा छोड़कर एक कमरे में भाग जाते हैं। उनके असली पिता अपनी बेटियों को देखते हैं, जो डर के मारे पीछे हट रही होती हैं। वह दरवाजे में एक बड़ा छेद देखते हैं और पूछते हैं, क्या तुम दोनों लड़ रही थी? लेकिन दोनों चुप रहती हैं। तभी उनका भाई अंदर आता है और दोनों बहनें उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहती हैं। उसी समय उनकी माँ चुपचाप पीछे से हथौड़ा उठा लेती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अचानक उन पर हमला कर देती है। उनके पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें धक्का देकर गिरा देती है।
इसके बाद वह एक अजीब मुस्कान देती है और टूटे हुए कांच पर पैर रखकर अपने कमरे की ओर चली जाती है। लेकिन तभी उनकी असली माँ नीचे से आवाज लगाती है, यहाँ क्या हो रहा है? ये सुनकर सभी डर जाते हैं। उनके पिता डरते हुए कमरे का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। वह केवल फर्श पर पड़ा हथौड़ा देखते हैं। अगली सुबह उनके पिता अपने भाई को बुलाते हैं, जो एक पादरी है। अगले दिन वह पादरी उनके घर आता है और अजीब घटनाओं के बारे में बात करता है, लेकिन बड़ा भाई इन बातों पर विश्वास नहीं करता। उस रात सभी एक ही कमरे में सोने का फैसला करते हैं। आधी रात को छोटा बच्चा बाथरूम जाने के लिए चुपचाप उठता है और अकेले चला जाता है। तभी अचानक ठीक उसी के जैसे दिखने वाला कोई व्यक्ति प्रकट होता है, जिसके हाथ में एक चाकू होता है। वह अजीब मुस्कान देता है और अपने पिता को मारने वाला ही होता है, लेकिन किसी अनदेखी शक्ति की वजह से रुक जाता है। इसी बीच उनके पिता की आंखें खुल जाती हैं और उन्हें महसूस होता है कि कोई खतरनाक आत्मा उनके आसपास है। लेकिन उन्हें पता होता है कि वह अकेले इससे नहीं लड़ सकते, इसलिए वह एक अनुभवी पादरी को मदद के लिए बुलाते हैं। वे सभी बैठकर इस पर चर्चा करते हैं कि इस आत्मा से परिवार को कैसे बचाया जाए। अंत में वे फैसला करते हैं कि घर में भूत भगाने की विधि, यानी एक भूत प्रेत उतारने की प्रक्रिया करनी होगी। अगले दिन पादरी की टीम तैयारी करके परिवार के घर पहुंचती है। उनका भाई उन्हें लेने आता है। रास्ते में उनकी कार पर कोए हमला कर देते हैं। उसी समय ब्रेक काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कार बेकाबू होकर गड्ढे में गिर जाती है। उधर उनके पिता सोन वू को बिस्तर से बांध देते हैं। बच्चों की माँ उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहते हैं कि यह सब कुछ ठीक करने का यही एक तरीका है। रात के बीच पादरी खून से लथपथ घर लौटता है। वह बताता है कि सभी पादरी मारे जा चुके हैं, इसलिए अब उन्हें खुद कुछ करना होगा। लेकिन वह डरा हुआ है, क्योंकि पिछली बार जब उसने भूत भगाने की कोशिश की थी तो उस दुष्ट आत्मा ने पूरे परिवार को मार डाला था। पादरी डरता है कि यह फिर से हो सकता है, और अगर हुआ तो वे खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे और इसे जीवन भर पछताते रहेंगे। लेकिन उसका भाई घुटनों के बल बैठकर उससे विनती करता है कि वह उन्हें इस राक्षस से बचा ले, वरना यह सबको मार डालेगा। यह सुनकर पादरी मोमबत्तियां जलाता है और सोन वू पर पवित्र जल छिड़कता है। सोन वू दर्द में चीखने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर पादरी सोन वू के सीने पर क्रॉस रखता है और उसे एक छड़ी से मारता है। सोन वू दर्द से चिल्लाती है और पूछती है कि वे उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर पादरी अपने भाई से पूछता है कि क्या वह इसे जारी रखना चाहता है। उसके पिता उसकी टांग कसकर पकड़ लेते हैं ताकि वह हिल न सके, और पादरी उसे फिर से जोर से मारने लगता है। सोन वू दर्द से चीखने और रोने लगती है, जिसे देखकर उसके पिता भी रोने लगते हैं। पादरी लगातार उसे अलग अलग छड़ियों से मारता रहता है, जिससे सोन वू बेहोश हो जाती है। उधर पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और देखती है कि पिता का भाई भी पादरियों के पास बेहोश पड़ा हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि जो आदमी घर में था वह असली भाई नहीं, बल्कि खुद शैतान था, जो सोनवू को बेरहमी से पीट रहा था। अब सोनवू की माँ यह सब सहन नहीं कर पाती और पादरी को रोकने की कोशिश करती है। वह अपने पति से कहती है, इससे अच्छा तो हम सब मर ही जाएं, लेकिन ये मत करो। लेकिन उसका पति उसे धक्का दे देता है और अपने भाई से जारी रखने के लिए कहता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से में कहती है कि वह एक कायर है और गलत आदमी का साथ दे रहा है। यह सुनकर पति आगबबूला हो जाता है। वह अपनी पत्नी का गला पकड़कर उसे दबाने लगता है। उसकी पत्नी जल्दी से एक कांच उठाकर उसके सिर पर मार देती है। पति और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे दीवार से पटक देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। फिर वह अपने भाई की तरफ देखता है, जो अजीब तरह से हंस रहा होता है। यह देखकर वह तय करता है कि अब वह भी इस राक्षस से लड़ेगा, लेकिन दानव उसे नीचे गिरा देता है। जैसे ही दानव उसे मारने वाला होता है, असली पादरी अचानक वहां आ जाता है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे आत्मा शरीर छोड़ देती है। इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। सोनवू पूरी तरह घायल होकर स्टोरेज रूम में जाती है। फिर अपने पिता की ओर देखकर पूछती है, आपने पादरी को मुझे इतनी बेरहमी से पीटने क्यों दिया? तभी
पादरी एक आईना सोनवू के सामने रखता है और राक्षस उसके शरीर से बाहर आ जाता है। फिर पादरी उस दानव को अपने अंदर समा लेता है और अपने भाई से कहता है कि उसे मार दे। उसका भाई एक टूटा हुआ क्रॉस उठाकर उसके सीने में घोंप देता है, जिससे पादरी और दानव दोनों की मौत हो जाती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।